बहनों नमस्कार। आज हमारे बीच है रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू रावत। और आज हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में किस तरह से महिलाएं अपनी देखभाल कर सकती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, स्त्री के लिए माँ बनना प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। सौभाग्य है स्त्री का माँ बनना। माँ और बच्चे की ममता का जो कनेक्शन है, इसको शब्दों में बयां कर पाना शायद किसी भी महिला के लिए संभव नहीं है। आप क्या कहेंगी एक स्त्री का माँ बनने को लेकर? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि माँ बनना एक महिला के लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव का विषय है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि बिना हम प्लानिंग के अचानक से माँ बनने की स्थिति में आते हैं, तो हमारे लिए महिला के लिए जो है मानसिक तौर पे वो एक प्रताड़ना भी हो जाती है। तो हमें उसके लिए कोई भी महिला जो है उसको गर्भधारण से पहले भी जो है अपने मानसिक स्तर और शारीरिक स्वास्थ्य को जो है फिट रखना जरूरी है, ताकि वो अच्छे से गर्भधारण कर सके और गर्भधारण के बाद जो हमारा रिजल्ट निकले वो बेहतर निकले और हम इस संसार को एक बेहतर इंसान दे पाएं। जी, आपने कहा कि गर्भधारण के लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए, तो क्या हम पहले डॉक्टर के पास जाकर परामर्श ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी स्त्री रोग वाले हैं, हमारा ये मोटिव है कि हम जो है किसी भी लड़की को जन्म से ही तैयारी करें कि उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो। जी। उसमें जो है संतुलित भोजन उसको दिया जाए, ताकि वो जब माँ बने तो उसको कोई कमजोरी ना आए, उसका जो है विकास अच्छा हो, उसके भ्रूण का विकास अच्छा हो और फिर उसका जो बच्चा पैदा हो वो भी स्वस्थ हो। स्वस्थता मतलब मानसिक तौर से भी स्वस्थ हो और शारीरिक तौर से भी स्वस्थ हो। इसलिए हमें ये सबसे कहना जरूरी है कि आप बच्चा जब प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले भी अगर हो सके जो भी जा सकते हैं एक बार जाके काउंसलिंग कर लें, ताकि माँ के सेहत के बारे में पता चल पाए कि वो गर्भधारण करने के लायक है या नहीं है, कब करना चाहिए और उससे पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जी, अगर किसी स्त्री को पता चलता है कि वो गर्भवती है, तो सबसे पहले आप क्या सलाह देंगे कि उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले वो जैसे ही उसका मानसिक धर्म जो है रुक जाए, तो वो चाहे तो अपने घर में 7 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद, आजकल आ रहे हैं सारे कार्ड, सारे रेगुलर कार्ड वगैरह आते हैं, तो उससे टेस्ट कर लें या फिर सीधे अस्पताल भी आ सकते हैं, वहाँ पे जांच कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो फिर उसका जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कराएं, किसी भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। डॉक्टर साहब, आजकल की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में और कैरियर की चिंता को लेकर महिलाएं व्यस्त रहने लगी हैं। कैरियर बनाने के चलते उनके विवाह में देरी हो रही है, जिस कारण माँ बनने में भी देरी हो रही है। तो आप क्या सलाह देंगी हमारी बहनों को कि क्या सही समय है गर्भधारण करने का, ताकि जो बच्चा हो तंदुरुस्त हो और माँ भी स्वस्थ रहे? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि प्रेगनेंसी 2 तरह की होती है। एक तो सामान्य प्रेगनेंसी है। अब हम अर्ली रजिस्ट्रेशन का ये मतलब रहता है जितनी जल्दी वो पंजीकृत करेंगे उतनी जल्दी हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है। जी जी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपका मैटरनल एज भी आता है एक, तो 19 साल से कम में ये हाई रिस्क हो जाता है और 35 साल से ऊपर फिर प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा ये सुझाव रहेगा कि आप जो है शादी के बाद मतलब 35 साल से पहले कम से कम जो है अपना प्रेगनेंसी प्लान कर लें। और सबसे सही उचित समय में बताऊंगी तो 20 से 30 साल के बीच में अपना प्लानिंग हमें कर लें। हाँ। इसमें डॉक्टर साहब जैसे पता चल जाता है कि हमने गर्भधारण किया है, तो जांचें इसमें किस तरह से होती हैं? नियमित जांचें इसमें स्त्री को करानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही हम गर्भवती महिला को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद उसका टीकाकरण से लेके, खान पान से लेके, दवाइयों से लेके सब चीज़ का जो है हम उनको एडवाइस करते हैं। जैसे पहले 3 महीने में जो है क्या करना चाहिए, फिर बाकी के 3 महीने, फिर लास्ट के 3 महीने जो बनते हैं उनके, उसमें हमें दवाइयाँ, जैसे सबको ही पता है, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, ये सब जरूरी है, तो वो सब हम एडवाइस करते हैं। और बीच बीच में अगर जरूरत पड़े किसी और दवाइयों की या फिर किसी भी और तरह की जो भी उसको ट्रीटमेंट चाहिए,
तो बीच बीच में उसकी भी राय ले लेनी चाहिए। जी, इसके अलावा खान पान की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि अच्छा खान पान हमारा हो तभी हमारा जो बच्चा है वो स्वस्थ रहेगा। तो कैसा आहार इन दिनों स्त्रियों को लेना चाहिए? इस समय जो है प्रेगनेंसी के दौरान वही संतुलित आहार ही लेना चाहिए। हमारी कैलोरी जो रिक्वायरमेंट है एक महिला की 2200 किलो कैलोरी जी। प्रतिदिन के हिसाब से जरूरत पड़ती है, तो इससे 300 कैलोरी हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। अच्छा। तो टोटल 2500 कैलोरी तो हमें लेना ही लेना है। इसमें हमें संतुलित आहार में फल, सब्जियां और दालें, प्रोटीन रिच जो मांसाहारी हैं वो मांसाहार भी ले सकते हैं। लेकिन गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जो आराम से पाचन हो जाए जिनका, उन सब भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। और स्पेशली आजकल जो जंक फूड का ट्रेंड है उसको हमें जरूर से कंट्रोल करना चाहिए। जी जी। इसके अलावा कई सारे ऐसे फल भी हैं जिनका सेवन के लिए मना किया जाता है। नहीं, अमूमन ऐसा कोई फल नहीं है जिसके लिए मना किया जाता है। अच्छा। हाँ, किसी फल से किसी एक व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष को एलर्जी है या फिर किसी को वो फल बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता तो वो छोड़ सकते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम और सुबह उठना, हमारी जो मॉर्निंग वॉक है, ये कितनी ज़रूरी हो जाती है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। तो हमें अपनी दिन की जो प्रतिक्रिया है, रूटीन, उसको चेंज नहीं करना है, बल्कि हमें एक्सरसाइज थोड़ा और बढ़ा देना है। लेकिन एक होता है नॉर्मल एक्सरसाइज, एक होता है विगरस एक्सरसाइज। तो हमें नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए, विगरस एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में एडवाइजेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों के लिए पर्याप्त आराम करना भी बहुत ज़रूरी है, तो उनको कितना आराम करना चाहिए इस अवस्था में? हाँ, हमारी राय में गर्भावस्था में हर महिला को कम से कम 2 घंटा दिन में और 8 घंटा रात को आराम से नींद लें और बाईं करवट लेट के आराम करें तो बेहतर होगा। जी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन भी कई सारी महिलाएं करती हैं, तो गर्भावस्था में ये कितना खतरनाक हो सकता है? गर्भावस्था में अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये दोनों टेराटोजेंस का काम करती हैं, जो कि मदर की हेल्थ को तो नुकसान देती ही हैं, बच्चे में बहुत सारे कंजेनाइटल अनॉमली का कारण बनती है। इसलिए अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही बिल्कुल बंद कर देना चाहिए प्रेगनेंसी में। अक्सर हम देखते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लड़का और लड़की में भी भेदभाव किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगी कि इस तरह के आज के समाज में ये सोच हमारी किस हद तक हमें गलत साबित करती है? नहीं, आज के समाज में ये बहुत ही गलत हमारी धारणा है। हम कहें कि हमारे देश का जो समाज का जो ये सोच है, उससे हम काफ़ी हद तक कुछ लोग निकल चुके हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अब भी ज़्यादा प्रतिशत ये लोग हैं कि वो उस मानसिकता से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि लड़का और लड़की एक समान है। उससे ज़्यादातर हमारा क्या हो रहा है कि महिला जब तक बेटा पैदा ना हो बच्चा ही पैदा किया जा रहा है ना, और दूसरा लिंग परीक्षण हो रहा है, उससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे। तो इस तरह की धारणा हमें बदलनी होगी, क्योंकि महिलाएं भी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उदाहरण देते हैं, हम मरीजों को अक्सर ही बताते हैं, देखो लड़कियों का ही जमाना आने वाला है, अगला जो जनरेशन होगा वो लड़कियों का होगा, अगला जो डिकेड होगा वो लड़कियों का होगा। इसलिए आप इस मानसिकता से निकलें। लेकिन मैं कहूँगी कि 30-40% तो निकल चुके हैं उस मानसिकता से बाहर, लेकिन अब भी 50-60% जो लोग हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं। उनको फैमिली प्रेशर रहता है, फिर सोशल प्रेशर रहता है उसकी वजह से। पर हमें जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि हम उस मानसिकता से बाहर निकलें, तभी हमारा जो है महिला सुरक्षित रहेगी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड की हम बात करें, यहाँ पर पर्वतीय भूभाग भी है और दूरस्थ इलाकों में हमारी कई महिला बहनें रहते हैं जहाँ पर प्रसव घर में ही वो कई बार करा देते हैं, तो कितना ये खतरनाक है? सही तरीके से प्रसव कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे जो है मातृत्व और शिशु दोनों की मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी होती है ना। मॉर्बिडिटी मतलब कि बीमार होना, मोर्टालिटी मतलब कि मृत्यु। उन दोनों के दरों में काफ़ी कमी आ जाएगी अगर हम सारे प्रसव जो है अस्पताल में करा पाए, दाइयों से ना कराएं। तो बहुत सारे, क्योंकि दाइयों से कराने से, घर में कराने से महिला
को और बच्चे को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और कोशिश ये करें कि आजकल तो सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं दी गई हैं, हम अस्पताल में जाकर ही प्रसव कराएं। इसके अलावा डॉक्टर साहब स्तनपान की बात करें तो ये कितना ज़रूरी है बच्चे और माँ के लिए? बच्चे और माँ के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है स्तनपान। स्तनपान में जो एंटीबॉडीज मिलती हैं बच्चे को, वो बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। जी जी। 6 महीने तक हम कहेंगे कि बिल्कुल पानी भी ना पिलाएं, कुछ ऊपर का ना दें, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दें। जी। हाँ, माँ का पोषण होना बहुत ज़रूरी है। माँ को दूध पिलाएं, दूध से बनी हुई चीज़ें पिलाएं, ताकि उसको जो है मिल्क सिक्रेशन ज़्यादा हो और वो अच्छे से अपने बच्चे को दूध पिला पाए। जी, कई बार क्या होता है कि अक्सर बहनें शिकायत लेकर आती है कि उनको बच्चे के लिए पर्याप्त दूध नहीं बन रहा है, तो इस स्थिति में वो क्या कर सकती हैं? होता ये है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो छोटे बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो महिलाएं स्ट्रेस में आ जाती है। स्ट्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे माँ के स्वास्थ्य में और मिल्क सिक्रीट करने में। अच्छा। ठीक है, अगर माँ महिला जो है तनाव मुक्त है और वो अच्छा आहार ले रही है, उसको फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, तो उसका दूध इतना बनेगा कि बच्चे का पेट भर जाएगा। ये उनकी मानसिकता है कि हाँ भर नहीं रहा है, पर थोड़ा सा उनको हमें स्तनपान के लिए भी काउंसलिंग की जरूरत है कि बच्चे को कितनी देर तक पिलाना चाहिए। सही ढंग क्या है स्तनपान कराने का? सही ढंग से किस तरह से दूध पिलाना है। तो अगर अस्पताल में डिलीवरी होती है तो हम ये सब चीज़ें उन्हें बताते हैं कि हाँ प्रॉपरली बच्चे को होल्ड करो, पूरे 20 मिनट तक एक ब्रेस्ट से पिलाओ, फिर दूसरी बार जब पिला रहे हैं फिर 20 मिनट दूसरी छाती से दूध पिलाएं। तो ये सब अगर वो अपनाएंगे तो दूध की कोई कमी नहीं होगी। जी, क्योंकि जितना हम दूध पिलाते हैं उतना ही ब्रेन में स्टिमुलेशन जाता है, उतना ही मिल्क सिक्रीट हो रहा होता है। जी। पर इम्पोर्टेंट ये है कि महिला तनाव मुक्त रहे और अच्छा आहार ले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अच्छे आहार के साथ हम नियमित अगर व्यायाम करते हैं तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो डॉक्टर मंजू रावत जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारी बहनों तक पहुंचाई कि किस तरह वो गर्भावस्था में अपनी देखभाल कर सकती हैं। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद आप